दोस्तों जानकारी मिल रही है कि एलटी ग्रेड प्री परीक्षा की तैयारी में आयोग पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और बहुत ही जल्द प्री की परीक्षा करवा ली जाएगी और इसके बाद आपका मेंस होगा। तो समय आपके लिहाज से बहुत ही कम बचा हुआ है और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लगा लें और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको समय रहते आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर लास्ट टाइम में आपके पास रिवीजन का प्रेशर होगा और रिवीजन में जब आप नए टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं हो पाते हैं। एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 में एलटी ग्रेड की परीक्षा होने जा रही है। इसके पहले जो पेपर हुआ था ये 2018 में हुआ था। 2018 में भी जो एक पेपर हुआ था केवल, उस समय मेंस नहीं होता था। तो 2018 में जो एक पेपर हुआ था उसमें भी जीएस के 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी जीएस के 30 ही प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है तो 60 नंबर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये सामान्य अध्ययन का ही है और ये कंपलसरी फॉर ऑल, यानी कि किसी भी विषय से आपने आवेदन किया हुआ है, सामान्य अध्ययन सबके लिए ही समान रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके सामने हैं, प्रश्नों का लेवल देखिएगा। और हालांकि मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड, यानी कि कुछ आंकड़े करंट अफेयर के कुछ प्रश्न जो कि बदल गए हैं अब 2018 से 2025 में आते आते, तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको दूंगा। यानी कि अगर ये एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट हो या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न रिपीट हो तो उसका बिल्कुल सही उत्तर और जो बिल्कुल अपडेटेड आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। तो मात्र 30 प्रश्न हैं, तो पूरा का पूरा आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और इस पूरे के पूरे क्लास को आप लोग ध्यान से वॉच करिए और हाँ, लगाते भी रहिए। देखिए कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर आपने कौन सा गेस किया ये कमेंट कर दीजिएगा। क्या होता है कि कमेंट अगर आप करते रहेंगे ना तो फिर क्या होता है ना कि आपको पता चलता रहेगा कि एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आपको उत्तर नहीं भी आता है, अगर आप गेस भी कर सकते हैं तो अपने गेस को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। यानी कि जो लोग संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करिए। फिलहाल सही जवाब दोस्तों इसका है ऑप्शन डी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ये बात लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अब देखो यहाँ पर राजा दिए गए हैं और उनकी पत्नी का नाम दिया गया है और फिर नीचे आपको यहाँ पर कूट दिया गया है, वो आपको यहाँ पर मैच कराना है। जैसे कि देखते हैं, देखो ये जो पॉइंट लगा हुआ ना इस पर मत जाना, क्योंकि ये मतलब पेपर में लगाया गया था। सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप गेस करिए। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम। गेस करिए। देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी थी, ठीक है। तो ए का आपका 3 यहाँ पर मैच हो जाएगा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, यानी कि ये आपका डायरेक्टली मैच हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था अनंत देवी, ठीक है, ये हो गया आपका 4। और कुमारगुप्त प्रथम ये डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये विकल्प बी में दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनसे हटकर कुछ ऐसे प्रश्न जिस पर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसे प्रश्नों को सेट किया गया था 2018 में। अब तो पैटर्न और भी बदल गया है, प्रश्नों को और भी घुमा कर पूछा जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी करवा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लगाया कोई, तो इस चैनल पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप लोग सारे मॉडल पेपर लगा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये बिल्कुल आपका सही है। और कहा जा रहा है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक जो किताब है इसके जो रचयिता हैं वो चाणक्य माने जाते हैं। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की आधारशिला रखी थी। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी है, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौर्य वंश में किताब लिखी गई है और मौर्य वंश का उल्लेख ना हो। तो ये जो कह रहे हैं कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका गलत हो जाएगा।
उल्लेख मिलता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर केवल ए वाला आपका सही है, केवल एक सही है, दो तो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता और अबुल फजल में से गेस करिए इसका उत्तर। सही जवाब इसका फ्रेंड्स है ऑप्शन ए, यानी कि इब्न बतूता। आपको पता है ना इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह मोरक्को से आया था। ठीक है। और दिल्ली में कब आया था? तो यह 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। तो इब्न बतूता की एक किताब भी है जिसका नाम है रिहला। क्या नाम है? रिहला। रिहला में ही इसने ये बात लिखी है कि दिल्ली जो है वह दुनिया के सबसे बड़े और अन्य शहरों में बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये बात उसने कही थी। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक दोस्तों लॉर्ड लिटन नहीं है, लॉर्ड कर्जन भी नहीं है, लॉर्ड डलहौजी भी नहीं है। सही जवाब है लॉर्ड रिपन, और ये बात उसने कब कही थी? 1882 में। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत की जो पहली क्रमिक, यानी कि आपको पता है ना भारत में 2 जनगणना हुई थी, एक 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और दूसरी हुई थी यानी कि तब से ही 10 की जनगणना जो है स्टार्ट हुई थी 1881 में। उस समय भी जो लॉर्ड रिपन ही गवर्नर था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है दोस्तों तो उसको कम से कम 14 दिन पहले जो है सूचना देनी पड़ेगी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, 14 दिन। अब आपके मन में आएगा कि मतलब ये बात क्या संवैधानिक है? हाँ बिल्कुल है। और इसका जो उल्लेख दोस्तों वो मिलता है आपके आर्टिकल, किस आर्टिकल में कोई बताएगा? जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 61 में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखो बात क्या हो रही है, राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है। तो राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाएगा क्या? नहीं दोस्तों, उपराष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं दिलवाते। राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जो वर्णन है ये संविधान के किस आर्टिकल में है? कोई बताएगा? 159 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो आपको बिल्कुल पता होगा इसका उत्तर, ये भाग 9 में है, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। भाग 9 कब जोड़ा गया था? कोई बताएगा? भाग 9 कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये आपका जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तेल शोधनशाला पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो ऑयल रिफाइनरी? तो गुजरात में तो है, गुजरात में तो बहुत मशहूर है, आपने नाम भी सुना होगा, जामनगर। ठीक है। केरल में भी है, केरल में जो ऑयल रिफाइनरी है क्या नाम है? कोच्चि। ठीक है, कोच्चि है। और इसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी है, हल्दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन सी बन रहा है, छत्तीसगढ़। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ये काफ़ी टफ तरीके का क्वेश्चन है। कौन याद रखता है कि किस देश में कितनी नदियाँ हैं, कौन सी नदी किस देश में बहती है? फिलहाल आपको बता दें कि जो हंटर रिवर है, फ्लिंडर्स रिवर है और गिलबर्ट रिवर है, तीनों नदियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑरेंज रिवर ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, तो ये हमारा उत्तर बन गया ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑरेंज रिवर दोस्तों ये कहाँ पर है? तो याद रखना कि ऑरेंज रिवर ये बहती है साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो किस राज्य में, विच स्टेट, 2011 की जो जनगणना हुई थी, तुलना की गई 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो जनसंख्या जो है ना वो नीचे आ गई है। नागालैंड में कितनी आई थी? तो -0.58% के हिसाब से नीचे आई थी, जिसको आप कभी कभी 0.6% भी लिखते हैं।
ठीक है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है आपका माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। माल्थस एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं यूपीपीएससी के। इन पर आधारित प्रश्न अक्सर जो है यूपीपीएससी पूछ लेता है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। माल्थस के अनुसार कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो युद्ध या फिर आपदा, जन्म नियंत्रण, सामाजिक बुराइयाँ। सही जवाब इसका होगा बर्थ कंट्रोल, यानी कि जन्म नियंत्रण को बताया है माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक बायोम नहीं है, कौन सा एक है जो कि जीवोम यानी कि बायोम नहीं है। रेगिस्तान भी दोस्तों एक बायोम है, घास का स्थल भी एक बायोम है और टुंड्रा भी एक बायोम है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक बायोम नहीं है। अब इकोसिस्टम और बायोम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है इकोसिस्टम कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, सूक्ष्म जीव हों, उनके भौतिक वातावरण का एक समुदाय होता है जो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है इकोसिस्टम, ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में ही। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता है ना कि यह एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कब बना था, कोई बता सकता है? जी हाँ दोस्तों, 1987 में ये टाइगर रिजर्व बना था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1977 में। 10 साल बाद इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन लखीमपुर खीरी वाला एरिया है, ठीक है। भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। देखो ये जो पेपर है 2018 का है, इसके बाद 2019 और 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आया था HS5। तो इसमें जो आंकड़े बदल गए हैं, फिलहाल यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो आपसे पूछ रहे हैं NFHS4 के मुताबिक कि उस समय जो TFR थी, कुल प्रजनन दर, वो कितनी थी? तो उस समय थी 2.2। लेकिन दोस्तों याद रखना कि वर्तमान में जो NFHS आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये आया था 2019 से लेकर 2021 के लिए। इसमें जो TFR है दोस्तों ये कम हो गई है, ये घट के हो गई है 2.0। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। मतलब एक ऐसा वर्ष जिसके बाद क्या होता था, 1921 इसका आंसर है। इसको कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले जो भारत की जनसंख्या थी कभी कम होती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम होती थी, कभी बढ़ जाती थी, लेकिन 1921 के बाद उत्तरोत्तर ग्राफ जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। पूछ रहे हैं कि SRI विधि किससे संबंधित है। देखो यहाँ पर ना कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। SRI मेथड के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो SRI मेथड होता है, धान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग गाँव में रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो एक एक धान को लोग इसको क्या कहते हैं, लगाते हैं। उसमें से कई सारी जो हैं फिर बर्ड्स निकलती हैं और धान का एक अच्छी खासी फसल तैयार हो जाती है। यही मेथड होती है SRI। तो यह धान से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, पैडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मूंगफली में फली छेदक यानी कि पार्ड बोरर, और ग्राम में होता है पार्ड बोरर। तो देखो चना में तो होता है, ठीक है, धान में बंका रोग लगता है, मक्का में तना छेदक होता है, लेकिन मूंगफली में फली छेदक नहीं होता है। तो ये जो है हमारा उत्तर है विकल्प ए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, मूंगफली वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता पूछ रहे हैं द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो, मूंग, बीन इज। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये होती है कि इसका ना एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक कृषि वर्ष है, तो उसमें मान लेते हैं कि ये 3 फसलें उगाई जा रही हैं, मक्का, आलू और मूंग, ये 3 फसलें एक ही साल में उगाई जा रही हैं।
तो एक वर्ष के अंतर्गत हम कितनी फसलें ले रहे हैं? 3 फसलें ले रहे हैं। ठीक है, तो बोया गया क्षेत्र एक ही खेत है, एक खेत में 3 फसलें ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि फसल सघनता हो जाएगी, अब मक्का का 100%, आलू का 100%, मूंग का 100%, तो ये हो जाएगा 300%। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली में कह रहे हैं कि एक प्रजाति है कौशल, सरसों की प्रजाति है वरदान, ये सही है। अलसी की प्रजाति है चमत्कार, ये भी सही है। चना की प्रजाति है उदय, ये भी सही है। लेकिन मूंगफली की प्रजाति कौशल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, तो फसलों की प्रजातियों पर आधारित प्रश्न पूछे गए। मात्र 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखो 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, एक तो आपका होता है ना एंटीबायोटिक होती है, और दूसरी कौन सी होती है? तो देखो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, एक होते हैं विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, तो एंटीवायरल भी होती हैं। तो एंटीवायरल दवाएं जो होती हैं वो जो बीमारियां जो है वायरस से होती हैं, विषाणुओं से होती हैं, उन पर एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप 21 का जो जवाब है क्या बनेगा? देखो यहाँ पर 6 रोग, इसका कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। टेटनस का कारण भी दोस्तों बैक्टीरिया होता है, हैजा का कारण भी बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल दवाएं काम करेंगी। लेकिन खसरा ये वायरस से होता है, तो इसमें जो है ना एंटीवायरल दवाएं काम करेंगी, यानी कि इसमें जो है ना एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी, ये सभी लोग मानते हैं। बैरोमीटर ई टॉरिसेली ने बनाया था, ये भी सही है। डायनामो माइकल फैराडे ने बनाया था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। रेडियो जो है ये बनाया गया था मार्कोनी के द्वारा, तो अगर इसका उत्तर मार्कोनी होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर ये दिया नहीं गया है। और रही बात कार्ल बेंज के बारे में, तो इन्होंने ऑटोमोबाइल का जनक कहा जाता है कार्ल बेंज को। ठीक है, किसको? ऑटोमोबाइल का जनक कार्ल बेंज को माना जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर कैसे होते हैं? ये सदैव, तो देखो फ्रेंड्स जो संचार उपग्रह होते हैं ना, अब ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि भू स्थिर कक्षा, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब थोड़ा सा गोला बनाता हूँ, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। यहाँ से लगभग 35,000 कितना ऊपर चले जाओ, कितना 35,786 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे, वहाँ पर अगर कोई जो है पिंड आप छोड़ दो, आप उपग्रह के रूप में भी छोड़ दो, तो वो पृथ्वी के समान ही, यानी कि पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है उसी प्रकार से वो भी घूमेगा, तो वो एक तरीके से पृथ्वी के सापेक्ष जो है ना वो भू स्थिर रहता है। तो संचार उपग्रह भी भू स्थिर रहते हैं, मतलब जियो स्टेशनरी रहते हैं। तो इसका उत्तर जो है बनेगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से यही होता है ना कि भारत का उपग्रह है, भारत के लिए काम कर रहा है, पता लगा कि छोड़ा है भारत के लिए काम वो कर रहा है, श्रीलंका के लिए या फिर अमेरिका के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? मतलब फॉर विच सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर जो ना अर्धचालक और सुचालक के बारे में आप जानते होंगे, चालक और अर्धचालक होते हैं। तो जर्मेनियम केवल इसमें अर्धचालक है, और जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी चालकता तापक्रम पर निर्भर करती है। तापक्रम बढ़ेगा, चालकता बढ़ जाएगी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ये देखिए 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समखटभुज आप समझते हैं ना, समखटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, 6 जो हैं वो समान रहती हैं। अगर आप चाहें तो इनको जो है ना 6 त्रिभुज में भी बांट सकते हैं, और अगर ये 6 त्रिभुज में बटेंगे तो ये सभी जो है ना समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लो और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत आसानी से आप समखटभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक ये वाला हम पता कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 6 हैं, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे आप? √3/4 कर लेंगे ये, और यहाँ पर भुजा क्या है? 2√3 इंटू 2√3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये 2 से 2 दूनी 4,
और फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बार करणी में 3 है, मतलब ये दोनों मिलके तो 3 बन जाएंगे, फिर आगे करणी में 3 बन जाएगा। ये आपका एक जो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपको पता चल गया, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिखेंगे इसे, ठीक है। अब छवों का पता करना है क्योंकि 6 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 3 कर देंगे आप, जो कि बन जाएगा आपका 18 करणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप लगा लेंगे। हालांकि कुछ प्रश्नों को करवाना पड़ेगा और मैं करवा भी दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होंगे ना ये बहुत स्कोरिंग होते हैं और कुछ मेथड आपको पता हो जाए बस आसानी से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का मान कितना होगा। तो इसको ना थोड़ा सा हल करेंगे हम, और इसका जो डिटेल में हल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि मैथ में बहुत कम इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और 2 ही प्रश्न हैं तो इसको छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 26 का जो दोस्तों आंसर है वो डी बनेगा 7/8, और यदि द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, दूसरा मूल हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी +1। ये देखिए मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। तो विजय प्रहार के बाद इस नाम से कोई सैन्य अभ्यास नहीं किया गया भारतीय सेना के द्वारा, तो ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो 28 का सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद ये अभ्यास हुआ नहीं, तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, बाकी के जो अभ्यास हो रहे हैं वर्तमान में कम से कम 2 साल के अंदर के, वो आप अच्छे से रट लेना, खासतौर से वो जो सेनाओं के द्वारा और भारत और अन्य देशों के बीच में किए गए हैं। इस पर एक अच्छा सा वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात हो रही है दोस्तों। आपको पता है राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों पर होते हैं। 2018 के बाद ये खेल कब हुए होंगे, 2022 में हुए, और अब कब होंगे तो 2026 में होंगे। सभी के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये उत्तर इसका बनता है साइना नेहवाल। और एक बात और याद रखिएगा कि 2018 में भी बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीता था साइना नेहवाल ने, लेकिन 2022 में भी यही उत्तर है, ठीक है। 2022 में भी बैडमिंटन का महिला एकल जीता था साइना नेहवाल ने। तो आप दोनों ही मतलब क्रम में इसको आप सही मान सकते हैं। 2026 का जो आयोजन होगा दोस्तों ये ग्लासगो में होगा। अभी आयोजन जो है होने वाला है ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। 2018 में भारत का स्थान क्या था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 2025 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों, फिलहाल इसका जो आंसर है वो तो था 138, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं 2025 के बारे में। तो 2025 में कुल 180 देशों में जो भारत की रैंक दोस्तों ये रखी गई है 151, ठीक है। ये याद रखना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 151। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो पेरिस स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप पर नॉर्वे है, बस इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखो करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर उस पर एक बहुत ही शानदार नोट मैंने तैयार कर दिया है, और इस नोट्स को मैंने आपकी सुविधा के लिए लगभग 3-4 खंडों में बांट दिया है। तो जो पहला पार्ट है उसमें जनवरी से लेकर जून तक के सारे करंट अफेयर मैंने आपको सजा के दे दिए हैं, और ऐसे सजाए हैं ना कि देख के आप खुश हो जाएंगे। तो ये PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा। इस PDF से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि सारी घटनाएं तो इसमें दी गई हैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, लेकिन संबंधित जो आपका GS है, GK है, बैक हिस्ट्री है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो ये PDF आपके बड़े काम की होगी। 186 पेज मात्र हैं, ठीक है। और इसका जो प्रिंट आउट है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट में पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसे ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मॉडल पेपर जितने भी करवाए गए हैं उनको आप लगाते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है दोस्तों तो नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।